हमने जो एक सपना देखा था, हमें लगा था कि चीजें बहुत खराब हो रही हैं और इन चीजों को ठीक करना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, रोटी, बेटी, माटी, जल, जंगल, जमीन, जानवर, खेत, खेड़ा, खाप, इन सब चीज़ों की व्यवस्थाओं को बिगड़ते हुए देख करके जब दर्द होने लगा तो समाज में निकले कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको ऐसा ही दर्द और है। और बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा करते थे कि हमसे पहले भी लोगों को यही दर्द थे, इसी व्यवस्था से प्रताड़ित लोग थे, इसी तरीके से दुखी लोग थे, या लोग दुखी थे तो उनके दुख को देख करके कुछ महात्माओं ने, कुछ लोगों ने अपने जीवन को इस काम पे लगा दिया। तो उसी प्रेरणा पे ऐसे क्रांतिकारियों को ढूंढने के लिए हम लोग घर से निकले। तो हमें कुछ लोग मिलने लगे, और जब लोग मिलने लगे तो सवाल आने लगे कि कैसे होगा। ये कैसे होगा का जवाब ढूंढते ढूंढते एक पॉइंट पर हमें समझ में आया कि कैसे होगा वाले पॉइंट पे तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि करना क्या चाहते हैं, और करना क्या चाहते हैं से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कहां पर खड़े हैं, और जहां पर खड़े हैं और जहां पर जाना चाहते हैं वहां खड़े हैं। जिस जगह पर समाज है वहां दिक्कत क्या है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है भैया इस तरीके से चलने में, यह देखना पड़ेगा। वो दिक्कत क्या है ये समझ में आएगा तो कारण क्या है ये समझना पड़ेगा। कारण क्या है समझने के बाद ये कैसे होगा ये समझ में आएगा। जाना कहां है समझने के बाद, जाना कहां ये समझ पहले आएगा, कैसे पहुंचा जाएगा ये समझ बात चौथे नंबर पर आएगा, और फिर बात आएगी कि इसको कौन करेगा। कौन करेगा मैं देखा भाई, जिसको हमने सिस्टम दे रखा है वो करेगा। सिस्टम किसको दे रखा है, मास्टर जी को दे रखा है, ना सरकारी को टेंशन है ना प्राइवेट को। फिर वकील साहब न्याय की देखेंगे, वो तो पैसे के लिए काम करते हैं, जज साहब भी इसी तरह से, पुलिस वाला भी इसी तरह से। देखा जिसको, मतलब समाज के तंत्र में बैठा नेता हो, अधिकारी हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, डीसी हो या कोई भी हो, हर कोई ये कह रहा है कि हमें ऐसे करना है। समझ रहे हो कि हम तो भाई नौकर हैं, हम तो ये कर सकते हैं। तो एक बात समझ में आई कि भाई बाहर का तो कोई आदमी करने से रहा, जो स्टेक होल्डर है वही करेगा। मुझे लगा मैं कर दूं, मेरा अकेले का तो काम नहीं है, सबको साथ लेना पड़ेगा, सबको समझ नहीं है। जिसका काम समझ देने का था उसने समझ दी नहीं, उसको समझाने के लिए टाइम लगता है। टाइम इतना लगता है कि उसको समझाने से बात बन भी नहीं रही है। उसको समझाने के चलो, जब तक अगले को समझाओ पिछले वाला भूल जाता है, जब तक तीसरे को समझाओ पिछले दो भूल जाते हैं। अब समझाते समझाते आगे जाओ, जब तक चक्कर मार के आओ तब तक वो फिर शून्य मिलते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। तो बदलाव तो इस तरह से कभी होगा नहीं। हम एक जगह एक गांव में बैठ के बदलाव का सैंपल बनाने लगेंगे तो बाकी सारे ऐसे ही पड़े रहेंगे, उनका वास्ता तो कहीं और पड़ेगा। यहाँ पे सर चीजें ठीक है, लेकिन जहां उसकी बेटी की शादी हो रखी है, जहां बेटे की शादी हो रखी है, जहां पढ़ने के लिए जाता है, जहां खेलने के लिए जाता है, जहां से सामान आता है, जो उसका किसान जुड़ा हुआ है, जो डॉक्टर जुड़ा हुआ है, जो वकील जुड़ा हुआ, वो तो सारा तंत्र वैसा है। तो जब इसको समझने लगोगे तो यार ये तो गड़बड़ है, तो यहाँ की गड़बड़ ठीक करने के लिए तो यहाँ की भी करनी पड़ेगी, यहाँ की भी करनी पड़ेगी, यहाँ की भी करनी पड़ेगी, मेरे गांव की भी, मेरे जिले की भी, दूसरे जिले की भी, दूसरे स्टेट की भी, दूसरे देश की भी, पूरे विश्व की करनी पड़ेगी। तो ये कैसे होगा भैया? नहीं, बता दो आप। अपना गांव ठीक करके नशेड़ी दूसरे गांव में हो, और बेटा आपका घूमने गया हो, बेटिया आपकी बाहर गई हो, सुरक्षित ना रहे क्या अगर वहां खराबी है तो मतलब मुझे मेरा बच्चा बचाना है तो मुझे आपका बच्चा बचाना पड़ेगा। ये समझ में आया मुझे, और जब ये समझ में आया तो फिर मुझे ये भी समझ में आया कि बचाने के लिए ये सिरदर्दी मेरी तो नहीं है आपके बच्चे को बचाने की, लेकिन आपके बच्चे को बचाना मेरी मजबूरी है। तो फिर अपन एक काम कर लेते हैं, एक डील कर लेते हैं कि मैं तुम्हारे को बचा लेता हूं, तुम मेरे को बचा लो, है? दोनों के बच जाएंगे, दोनों के बच जाएंगे ना। इस चक्कर में एक ही बचाना है ना। मेरे को अपने बचाने से बचने के चांसेस कम दिख रहे हैं, खाली अपने को बचाने के, पर मेरे हाथ में अगर एक ही बचाना है तो मैं आपके वाला बचा लेता हूं और आप मेरे वाला बचाओ, तो दो बच जाते हैं। ये वाला मेरे को समझ में आया कि ये वाला पॉइंट अगर समझ में आता है तो पूरा देश एक दूसरे के बच्चे बचाने पे लग जाएगा, तो उसका बच्चा ऑटोमेटिक अपना बच्चा बचा लेगा, मतलब वो अपने बच्चे को बचा लेगा। अब इसको समझने के लिए उस देश को बताएगा कौन? मेरे को बताऊंगा तो भाषण तो सुनने का किसी के पास टाइम नहीं है,
आपको तो घर तक जाना पड़ेगा, रसोई तक जाना पड़ेगा। भाषण सुनने का समय नहीं है, वीडियो सुनने का किसी के पास टाइम भी नहीं है, वीडियो सबकी पहुंच में भी नहीं है। और जिसको ये बात समझ में आएगी, किसको आएगी ये बात समझ में, मालूम है? ये बात किसको समझ में आएगी? हमारे वाली बात ना जी ना, ना दुख है उसको समझ में आएगी, ये उसको समझ में आएगी जिसका कॉमन सेंस जिंदा होगा। कॉमन सेंस किसका जिंदा है? कॉमन सेंस किसका जिंदा है आज के टाइम पे? जो स्कूल में ज्यादा नहीं गया है, जो कॉलेज में ज्यादा नहीं गया है, जो नौकरी पे ज्यादा नहीं गया है, जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, और अगर है तो ईमानदारी से कमाया हुआ है, जो प्रकृति से जुड़ा है, जो जमीन से जुड़ा है, जो खेत से जुड़ा है, खलिहान से जुड़ा है, गांव से जुड़ा है, घर से जुड़ा है, समाज से जुड़ा है, वो आदमी पहले से ही जुड़ा है। जो खेत खलिहान से जुड़ा है और कॉमन सेंस जिंदा है, वो ऑलरेडी काम कर रहा है, वो अपने अपने एरिया को बचाने के लिए कर रहा है। तो मैंने देखा ये घूम करके कि जो काम मैं यहां कर रहा हूं आप अपने वहां कर रहे हो पहले से ही। तो फिर मैंने एक बात सोची कि एक बढ़िया मौका यह है कि ढोल लेकर निकल लेते हैं, ढोल लेकर निकलते हैं। जैसे वो गांव में अनाउंसमेंट करने वाला निकलता है ना, वो क्या कहता है? सुनो 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 गांव वालों, मैं देवेंद्र बलारा जनता सरकार मोर्चा से आपके गांव में आया हूं। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि मैंने एक सपना देखा है जिसमें जल जंगल जमीन जानवर का फैसला लोकल आदमी करने लगे, जहां पर रोटी बेटी खेती और माटी का सम्मान हमारा हो, जहां खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था हो, जहां शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद और व्यापारवाद का खात्मा हो। मैं अपने बच्चे को नशा मुक्त अपराध मुक्त समाज देना चाहता हूं। मैं अपने बच्चे के लिए एक ऐसे समाज की परिकल्पना करता हूं जो सह अस्तित्व पर आधारित हो। अगर कोई गांव में ऐसा आदमी हो जो ऐसा ही सपना देख रहा हो तो मेरे साथ आ जाओ, आज चौपाल पे शाम को 4 बजे इकट्ठा होंगे। जग सुनो 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 जागते रहो। अगर ऐसा हम चिल्ला चिल्ला करके पूरी गली में जोर जोर से गाएंगे, पूरे गांव में घूम जाएंगे, तो शाम को चौपाल पे मुझे नहीं लगता कि 0 आदमी आएगा जिसको अपना बच्चा बचाना हो। हैं? डफली बजा के चलेंगे ना यार। देखो बताएं, पता है कैसे कि हमारा ये सपना और हम ये करना चाहते हैं, बताना पड़ेगा। अब मैं अगर निकलूंगा तो मैं एक दिन में 1 गांव 2 गांव 4 गांव, लेकिन उसमें भी समझा नहीं पाऊंगा, केवल बुला के भाषण दे पाऊंगा। तो हर गांव को समझाने के लिए हर गांव में लोग होने चाहिए, हर गांव के लोग होने के लिए हर गांव तक पहुंचना चाहिए, और वो बात उसी एंगल से पहुंचनी चाहिए। इसीलिए हमने पहले तो ऐसा सपना देखे वाले लोगों को चिल्ला चिल्ला करके पूरे भारत से इकट्ठा किया। इकट्ठा करके हमने 53 ट्रेनिंग लेवल 1 की करी, जिसमें 200 300 250 500 150 लोग आते रहे। लगभग 12,000 लोगों से छटनी करके ये अभी हमारे लोगों को काम दिया हुआ है। करीब ये 650 लोग हमने इस तीसरी ट्रेनिंग में, एक एजुकेशन की एडवांस ट्रेनिंग, एक टीम 200 की ट्रेनिंग और ये टीम 500 की ट्रेनिंग, 3 ट्रेनिंग करके लगभग टोटल 1000 आदमी हमने पूरे हरियाणा से छांट करके यहां पर बुलाए हैं, जो हरियाणा के 7000 गांव में जाने वाले हैं। और हर गांव से मिनिमम 10 लोगों की, 10 नहीं, वैसे तो टारगेट तो 16 का है, क्योंकि 16 में एक चीज पर एक बंदा काम करे ऐसे लोग निकालने हैं। क्या क्या है? रोटी बेटी माटी, जल जंगल जमीन जानवर, खेत खेड़ा खाप है, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म। इन पर एक चीज पर एक आदमी तो कम से कम ऐसा हो जो इस पर चर्चा करने के लिए निकले। सारे काम सबने नहीं करने, एक बंदे ने एक करना, जिसका इंटरेस्ट हो उसने करना। तो लास्ट टारगेट ये है कि हर मुद्दे पर बात करने वाले गांव के अंदर कम से कम 15-16 लोगों की बिना वेतन बिना लाभ के समाज के लिए काम करने वाले फौजियों की, काम करने वाले क्रांतिकारियों की एक टीम तैयार करने का सपना देखा, ताकि वो हमारे बच्चों को बचाने के लिए दूसरे के बच्चों पर को बचाने का काम करें और उनके बच्चे भी उसमें बच जाएं, इतनी समझ उनकी हो जाए। तो इसके लिए हर गांव में जाने के लिए
इन लोगों को इकट्ठा किया है कि यहाँ से एक टीम बिल्डिंग, कि जब आप गांव में जाओगे तो वहाँ से उस इंफॉर्मेशन को कैसे अपनी टीम तक पहुँचाओगे, टीम ने जो जानकारी देनी है कैसे वहाँ तक पहुँचाओगे, वहाँ किसी चीज़ की किसी समझ की आवश्यकता है तो वहाँ आदमी रिसोर्स पर्सन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो गांव से सलाह और सुझाव और सहायता कैसे मंगाई जाएगी, कोई काम कंप्लीट करने के लिए हमें कितने लोगों की आवश्यकता है, वो लोग कहाँ कहाँ फैले हुए, इस पूरी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए ये लोग उस पर काम करेंगे। और इस पे काम करने के लिए उनको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहेगी, जैसे लोगों की समझ की ज़रूरत पड़ती रहेगी। आपने 3 दिन से आप यहाँ पर हैं, 24, 25 और 26, आज कितनी तारीख हो गई, 27, चौथा दिन है। 4 दिन में आपकी ट्रेनिंग कितने बजे शुरू होती है? सुबह 4 बजे शुरू होती है और असली ट्रेनिंग वहीं चलती है। यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं होती, यहाँ वाला माल तो यूट्यूब पे मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल को। वो वाला नहीं मिलेगा कहीं पर भी, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जो ट्रेनिंग सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 से 11 बजे तक कॉन्टिन्यूअसली एक एक सेकंड आप लोग तैयार हो रहे हो, इस तैयारी का जो पर्पस है वो ये है कि किसी तरह से समाज में एक बात बता दी जाए कि जीने का केवल एक ही तरीका है, जो हमें डॉक्टर सूजन ने भी बताया है कि सब कुछ सर्कल में होगा तो बच पाएंगे, सब कुछ सर्कल में होगा तो बच पाएंगे। यदि लीनियर हो जाएगा या तो एक ही तरफ सब कुछ चला जाएगा और एक तरफ वाले खाली हो जाएंगे, यानी कि सह अस्तित्व के बिना, को एग्जिस्टेंस के बिना, कि मेरे होने का आपको अगर फायदा नहीं होगा तो मेरा अस्तित्व मिटना तय है, क्योंकि फिर आपके होने से मुझे फिर नुकसान होगा, आपके होने से नहीं होगा तो किसी और के होने से होगा। यानी कि हमारे होने का अगर सृष्टि के अंदर मौजूद किसी भी चीज के ऊपर नेगेटिव असर हो रहा है तो अल्टीमेटली मैं अपनी अगली पीढ़ियों के सर्वनाश की तरफ जा रहा हूं। इसी चीज को पूरी तरह से समझने के लिए हमने एक 7 दिन का संगोष्ठी प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम उन लोगों से अपनी समझ को विकसित कर सके जिन्होंने जिंदगी में किया है, जिनके अनुभव हैं, जिन्होंने महसूस भी किया है और उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आई हैं और हमको उन्होंने क्या समझा है और हम उससे क्या समझ ले सकते हैं और आगे अगली पीढ़ियों को क्या डिलीवर कर सकते हैं, ये समझने के लिए हम लोग यहां बैठे हैं। हम सब उन किए हुए लोगों से सीखने के लिए यहाँ आए हैं। उन्हीं में से एक हमारे कुमार प्रशांत जी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो आकर के हमें यहाँ से आगे बढ़ने का या कहीं से कहीं जाने का कुछ बताएं कि भाई हम क्या करें, कैसे जिए, क्या रास्ता हो, हमारे बड़ों ने क्या कहा, आपकी समझ क्या कहती है और हम जिस काम पे लगे हैं उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने आप को डेवलप करने में, अपने आप को मॉडिफाई करने में, अपने आप को सीखने के लिए बढ़ाने में हम और क्या करें और किसके पास जाएं और किससे रिक्वेस्ट करें और किसके आगे प्रार्थना करें, क्या किया जा सकता है। दैट इज द क्वेश्चन और यही दर्द है और इसके समाधान के लिए ही आपसे उम्मीद है। जय हिंद। असमंजस में हूँ क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बहुत सुनने के बाद ही कुछ बोल पाता हूँ। तो क्या बात हो रही है, कहाँ तक बात हुई है, थोड़ा अंदाज़ तो हुआ जो डॉक्टर साहब ने कहा। डॉक्टर साहब को मैं पहले भी कई बार हम लोग साथ में बैठे हैं, बातचीत हुई है हम लोगों की, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो कहाँ से बात करते हैं। लेकिन अभी तो उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तब थोड़ी उलझन है मन में कि आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो कहाँ से बात शुरू करूँ, और ख़ासकर तब तस्वीर और मुश्किल हो जाती है जब डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि 60 छलनियों से पार करके निकले हुए लोग हैं। तब बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि इतनी छलनियों से निकले हुए लोग कहाँ पे खड़े हैं। और ये ट्रेनिंग शब्द है, ये बहुत अलग तरह का शब्द है। ट्रेनिंग बात करने से नहीं होती है, ट्रेनिंग संवाद करने से होती है। मैं कुछ चाहता हूँ जानना, आप भी कुछ चाहते हैं जानना, ये दोनों जानने की इच्छा जब जुड़ जाती है तब ट्रेनिंग शुरू होती है। तो इसलिए बहुत थोड़ी सी बात अभी कहता हूँ मैं
क्योंकि मैं कल तक हूँ। जब भी डॉक्टर साहब मौका देंगे तो हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ एक प्रेरणा जी आई हुई हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, ट्रेनिंग से अर्थशास्त्री हैं। गांधी का अर्थशास्त्र में क्या विचार था और वो आज जो अर्थतंत्र चल रहा है उसके साथ उसका क्या जोड़ बैठता है या नहीं बैठता है, इसके बारे में देश में जो कुछ लोग माने जाते हैं, जिनका लिखा पढ़ा लोग पढ़ते समझते हैं, उनमें एक वो हैं। इसलिए मैंने उनको ख़ास तौर पे कहा कि नहीं आइए, इस तरह का एक आयोजन हो रहा है, इस तरह के साथी आने वाले हैं, तो उनके बीच में थोड़ी बात करके समझने की कोशिश की जाए। तो उनको भी कभी जब भी डॉक्टर साहब बिठाएंगे उस समय, तो उनके साथ भी हम लोग बातचीत करेंगे। अभी जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, उसके 3 हिस्से हैं। आप लोग नोट करेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि आगे जब भी बात करूँगा मैं तो पूछूंगा मैं आप लोगों से इसके बारे में। कहा मैंने ट्रेनिंग संवाद से ही चलती है। तो पहला जो जिस बात पर हम सब लोगों को सोचना है वो ये है कि क्या है जिसको हम बदलना चाहते हैं, क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी दिखाई दे रही है, क्या चीज़ मन को बैठ नहीं रही है तो लगता है कि इसको तो बदल देना चाहिए, है ना। जिस गद्दे पर आप बैठे हो वो गद्दा गंदा हो गया है, तो मन में लगता है इस गद्दे को तो बदल देना चाहिए। समाज में ऐसा क्या दिखता है जो लगता है कि इसको बदल देना चाहिए? तो एक बात आप लोगों को बतानी है, मुझको समझाना है कि क्या है जो बदलना है। इसका दूसरा हिस्सा है कि क्यों बदलना है तो है, हमको क्या परेशानी हो रही है उससे, समझ रहे हैं ना। चीज़ों को पहचानना एक बात है और उसके साथ अपना जुड़ाव महसूस करना एक बात है। तो भाई ये बात तो है कि ये चीज़ बदलनी है, क्यों बदलनी है ये भी एक सवाल उठना चाहिए। और फिर तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कैसे बदलनी है। तो क्या, क्यों और कैसे, इस 3 के बारे में आप लोगों से मैं बात सुनना चाहता हूँ। आप लोग जो इतने सारे ट्रेनिंग कैंपों से गुजरे हैं और अब जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये चुने हुए वो लोग हैं जो हरियाणा के गाँवों में जाने वाले हैं और हरियाणा को एक नए तरह से खड़ा करने की कोशिश करने वाले हैं। तो क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं, कहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसका परिचय मुझको भी होना चाहिए। इसलिए 3 बात मैंने आपके सामने रखी है, क्या, क्यों और कैसे। देश तो आज़ाद हो गया। कितने साल हुए देश को आज़ाद हुए? कुछ हिसाब किया कभी? कितने साल हो गए देश को आज़ाद हुए? मान लो नहीं भी हुआ है तो भी हम आज़ाद तो हुए हैं। 2 तरह की होती है ना गुलामी, 2 तरह की होती है, एक दिखती है गुलामी और एक नहीं दिखती है गुलामी। तो जो गुलामी दिख रही थी उससे हम आज़ाद हुए हैं, उसको अगर इनकार करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो पहचान ही नहीं हुई गुलामी आज़ादी की। तो आज़ाद तो हुए हैं हम। कब आज़ाद हुए हैं वो जोड़ना आपका काम है ना। तो 15 अगस्त 1948 को हम लोग आज़ाद हुए। भौतिक रूप से जो दिखाई देता था एक दूसरे देश के गुलामी में हम रहते थे, वो बहुत बड़ी गुलामी थी, बहुत भद्दी गुलामी थी, लंबे समय तक हम पर रही लदी हुई। और बहुत लंबे संघर्ष के बाद, हज़ारों अनाम लोगों के बलिदान के बाद, हज़ारों घरों के बर्बाद हो जाने के बाद वो आज़ादी हमको मिली है। इसलिए उसकी कीमत कम मत करो, बहुत बड़ी चीज़ है। उस आज़ादी के बाद की कहानी क्या है वो हमको समझनी है। तो जो हो गया है वो सब गलत हुआ था, उसका कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। एक रास्ता चल रहे हो, रास्ते में बहुत सारे पड़ाव मिलते हैं,
हर पड़ाव तुमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा कर देता है, तब तुम अगले पड़ाव पर पहुंचते हो। तो जो आज़ादी मिली हमको 48 में, उसका भी अपना महत्व है। वो नहीं मिली होती तो शायद ये डॉक्टर साहब ये कैंप नहीं कर पाते। 48 के 47 47, माफ़ कीजिएगा 47 में एक साल आगे चला गया। तो उसका महत्व है, उस महत्व को समझते हुए बात कर रहा हूँ कि एक कोई आज़ादी की कल्पना थी जो कहीं इंग्लैंड लंदन में अटकी हुई थी। ट्रेन चलती है ना, तो एक स्टेशन पर आकर रुकती है और उसका इंजन स्टीम ख़त्म हो जाती है, तो वही खड़ा रह जाता है। तब उसमें नई स्टीम भरनी पड़ती है, तब वो इंजन अगले स्टेशन तक पहुंचने की ताकत रखता है। तो लंदन में जो गाड़ी आज़ादी की रुकी हुई थी, उसको इतने लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद हमने चलाया और वो गाड़ी दिल्ली में आकर ठहर गई। वहाँ आकर उसकी स्टीम ख़त्म हो गई। आज़ादी के बाद हम लोगों ने दो काम किया। पहला काम किया कि अपने देश के दो टुकड़े कर लिए, जो हज़ारों साल के इतिहास में किसी ने हिम्मत नहीं की थी। न मुग़लों ने कभी हिम्मत की अपने 600-700 साल के इतिहास में, न अंग्रेज़ों ने अपने करीब 200 साल के इतिहास में हिम्मत की कि इस देश के टुकड़े कर दें। वो हम लोगों ने खुद से अपने हाथों कर लिया। तो आज़ादी मिली, लेकिन टूट कर मिली। आज़ादी की गाड़ी जो है वो लंदन से चलकर दिल्ली तक तो पहुंची, लेकिन बहुत खून की नदी पार करके पहुंची। और दूसरा काम किया हम लोगों ने कि आज़ादी के कुछ महीनों के अंदर गांधी जी को मार दिया। तो जिस आदमी के नेतृत्व में ये सब लड़ाई लड़ी गई थी, कई तरह के ताकतों ने मिलकर लड़ी, लेकिन गांधी उन सब के प्रतीक बन जाते हैं, उनको रास्ते से हटा दिया हम लोगों ने। तो आज़ादी मिली, गांधी विहीन आज़ादी मिली। तो कैसा रहा होगा वो माहौल, उसकी कल्पना आप कीजिए। टूटा हुआ देश, खून से लथपथ, हर दूसरा आदमी दूसरे आदमी को मार डालने की तैयारी में है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जो आग से धधक नहीं रहा है। उसमें एक सरकार बनती है, उन लोगों की सरकार बनती है जो पिछले कई सालों से गांधी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उनको अचानक पता चलता है कि वो नेतृत्व करने वाला आदमी अब नहीं है। अब इस आग में से अपनी अकल से बाहर निकलना है। तो इसलिए उनको ऐसा लगा कि ये गाड़ी जहाँ तक आई है, हमारा काम तो इसको मजबूत बनाना है, आगे बढ़ाना नहीं है। वो गाड़ी उसी स्टेशन पर रुक गई, उसी दिल्ली में खड़ी रह गई। जिस गाड़ी को देश के सभी हिस्सों में पहुंचना चाहिए था, वो गाड़ी दिल्ली में खड़ी रह गई। उसके दो कारण, एक तो ये परिस्थिति जो मैंने आपको बताई, जिसकी कल्पना हम शायद अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बाद के इतिहास में हैं। लेकिन अगर कल्पना करें, समझने की कोशिश करें उस इतिहास को, तो समझ में आता है कि अपनी अकल भी काम न करे, इतनी खतरनाक परिस्थिति थी जिसमें से देश को आगे निकालना था। तो उस परिस्थिति के मुकाबले के कारण भी, और ये समझ नहीं रखने के कारण भी कि आज़ादी की गाड़ी लंदन से आकर अगर दिल्ली में रुक गई है तो इससे आज़ादी होती नहीं है। आज़ादी तो तभी होती है जब वो गाड़ी लोगों तक पहुँचे, लोगों के बीच जाए। हम लोग के सामने चुनौती ये है, जो आज़ादी के इतने साल बाद खड़े हैं, सोच रहे हैं गाड़ी को वहाँ से आगे कैसे निकाला जाए। जो गाड़ी दिल्ली में अटक गई है, कठिन इसलिए और भी हो गया है कि इतने सालों में बहुत एक मजबूत सत्ता खड़ी हो गई है। सत्ता जब मैं कहता हूँ तो पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार की नहीं, एक पावर स्ट्रक्चर है जो इसको टिकाने के लिए दिल्ली में बैठा हुआ है। वो चाहता नहीं है कि एक इंच भी वहाँ से ये गाड़ी आगे बढ़े।
उसमें देश के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उस वक्त की सरकार है, चाहे वो जिसकी भी रही हो, पूरा तंत्र है बना हुआ, जो सब मिलकर इस कोशिश में है कि लोकतंत्र है लेकिन ये गाड़ी को आगे नहीं जाने देना है। और हमको लगता है, हमको खटकता है कि ये गाड़ी अगर आगे नहीं बढ़ती है तो सारी लड़ाई ही झूठी पड़ जाती है जो हम 1948 तक लड़ते आए थे। जैसे आप लोगों ने कहा ना कि वो आज़ादी हुई ही नहीं, ऐसे कहने वाले लोग भी हैं। तो एक उतना बड़ा बलिदान इतनी आसानी से झूठा साबित कर दिया जाए, एक ही छड़ी से गांधी भगत सिंह सबको हाँक दिया जाए और कहा जाए कि बेकार है, कुछ नहीं किया इन लोगों ने, तो बात सही नहीं होगी। इसलिए परिस्थिति को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं की कहानी नहीं है, उसमें से सीखना पड़ता है। सीखते हो तो इतिहास तुम्हारे वर्तमान का हिस्सा बन जाता है। तो चुनौती यह है कि उस गाड़ी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्या रास्ता हो, क्या उपाय हो, क्या उसमें पेट्रोल डाला जाए या कौन सा बिजली का कौन सा तार छुलाया जाए कि वो गाड़ी वहाँ से घिसके और फिर भारत के गांव तक पहुँचे। गांव तक क्यों पहुँचने की बात कहते हैं? ये डॉक्टर साहब का दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ होगा मेरा ख्याल है अभी तक, बाद में हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है। तो जब ये कहते हैं कि हरियाणा के गांव-गांव में इन लोगों को पहुंचा देना है, तो क्यों गांव में पहुंचाना चाहते हो भाई? शहर इतने अच्छे बन रहे हैं, इतने चकमक साफ सुथरे बिजली से दमकते हुए, भले प्रदूषण से दम तोड़ रहे हैं, लेकिन हैं तो शहर बने हुए, उनमें क्यों नहीं जाना चाहते हो? गांव तक क्यों जाना चाहते हो? एक एक आदमी गांव तक चला जाए, ऐसा क्यों चाहते हो? या ये गांधी नाम का जो आदमी था, इसने कहा कि भाई आज़ादी जो मिली है 1948 में, जब आज़ादी मिली और उसका जश्न 47 पता नहीं क्यों दिमाग में 48 बैठा हुआ है 47 में जो आज़ादी मिली और आज़ादी का बहुत बड़ा जश्न हम लोगों ने मनाया, मिलने का जो स्वाभाविक था, मनाना चाहिए था। दिल्ली में बहुत बड़ा समारोह हो रहा था, देश में सब जगह हो रहा था, लेकिन उस समारोह से एक आदमी गायब था जो किसी समारोह में कहीं शामिल नहीं था, वो थे गांधी। तो सारी दुनिया को हैरानी थी कि भाई आदमी कहाँ गया, जिसके कारण ये आज़ादी संभव हुई, वो आदमी समारोह में कहीं है ही नहीं, कहाँ है? आप लोगों को अंदाज़ है 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कहाँ थे? नोआखली में नहीं थे। गांधी जी उस समय कलकत्ता में थे। बंगाल में बहुत भयंकर सांप्रदायिक दंगा छिड़ा हुआ था और गांधी जी एक कलकत्ता के बिल्कुल किनारे में एक टूटा हुआ सा घर था किसी मुसलमान का, हैदरी मंजिल उसको कहते हैं, अभी भी आप जाएंगे तो घर देख सकते हैं। गांधी जी उसी घर में बैठे हुए थे और इस प्रण के साथ बैठे थे कि कलकत्ता की आग अगर नहीं बुझेगी तो मैं यहाँ से आगे जाऊँगा नहीं। तो सारी दुनिया की निगाह थी कि ये जो आदमी है, ये आदमी कहाँ है, तो पता चला कि आदमी तो उस कोने में बैठा है, कहीं जश्न में है ही नहीं। तो बीबीसी का एक संवाददाता, बीबीसी जो लंदन की न्यूज़ एजेंसी है, वो घूमते घूमते वहाँ हैदरी मंजिल पहुँची और उसने गांधी जी से कहा कि भाई सारी दुनिया जानना ये चाहती है कि आप आज क्या कहना चाहते हैं। आपके खड़े किए हुए संघर्ष के नतीजे से आज देश आज़ाद हुआ, आप दुनिया को क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस आज़ादी के लिए नहीं लड़ा था जो आज़ादी मिली, मैं तो इससे किसी अलग आज़ादी की कल्पना करता हूँ। देश राजनीतिक रूप से आज़ाद हुआ है, यानी एक विदेशी सत्ता हमारे कंधे से गिरी है, गिराई है हमने, लेकिन गुलामी के तो कई रूप हैं। देश को अभी
सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, नैतिक और आध्यात्मिक आज़ादी पानी है। जब तक वो सब नहीं हासिल होती है तब तक ये आज़ादी का नक्शा पूरा नहीं होता है, यानी आज़ादी ही नहीं होती है। तो पहली बात उन्होंने कही कि आज़ादी की जो लड़ाई है, मैं इस आज़ादी के लिए लड़ा नहीं था, यानी अभी बहुत कुछ बाकी है जो लड़ना है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि आज दुनिया को ये बता दो कि गांधी को अंग्रेज़ी नहीं आती है। गांधी बहुत उद्भट अंग्रेज़ी जानते थे, बाइबिकल अंग्रेज़ी उनकी कही जाती थी। जैसे बाइबिल में छोटे छोटे वाक्यों में बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, वैसी अंग्रेज़ी गांधी जी की थी। और आप लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि गांधी जी के लिखे हुए साहित्य में बहुत सारा साहित्य अंग्रेज़ी में है और वो दुनिया के लिटरेचर में अपनी जगह रखता है। अंग्रेज़ी जानने वाले लोग मानते हैं कि भाई इस कोटि की अंग्रेज़ी और ऐसी अभिव्यक्ति आसान नहीं है। वो उसने कहा कि आज बता दो दुनिया को कि आज से गांधी अंग्रेज़ी नहीं जानता है। अब अगर मेरे देश से तुमको बात करनी हो तो मेरे देश की भाषा सीखनी पड़ेगी। तो समझ में आया आपको कि भाषा का संबंध भी आज़ादी से है। किस भाषा में बात करते हैं। और हम लोग तो बड़े अजीब मुल्क के लोग हैं जो कम से कम 20 भाषाओं में बोलता है। हमारे संविधान में 22 भाषाएं मान्य की हुई हैं, यानी 22 भाषाओं में ये देश बोलता है, 22 भाषाओं में ये देश अपने को अभिव्यक्त करता है। हमें से कुछ लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोग कम जानते हैं, कुछ लोग ज़्यादा भाषाएं जानते हैं, लेकिन एक बात हम सब लोग जानते हैं कि ये देश का चेहरा 22 भाषाओं से बना है। सबका सम्मान करना है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, कोई राष्ट्रभाषा और कोई छोटी भाषा, ऐसा नहीं है। ये सब हमारे देश की भाषा है। इनका सम्मान भी करना है और इनको सीखना भी है, जहाँ तक सीख सकें। हमारे देश में एक बड़े गांधी जी के बाद के विचारकों में हुए जिनका नाम विनोबा भावे है। वो दुनिया की हर भाषा जानते थे, भारत की नहीं, दुनिया की हर भाषा जानते थे। ऐसी जानते थे कि उसमें आपसे बात कर सकते हैं। फिर उनको पता चला कि इंग्लैंड में एक बड़े फिलोसोफर हैं बर्नार्ड शॉ, जिन लोगों ने अपनी टीम ने मिलकर के एक नई भाषा बनाई है जिसका नाम है एस्पिरेंटो। और वो कहते हैं कि आगे आने वाली दुनिया इसी भाषा में बात करने वाली है, तब अंग्रेज़ी, हिंदी, गुजराती, बंगाली सब मिट जाएगी, एक ही भाषा रहेगी। तो जब उनको ये पता चला तो उन्होंने बर्नार्ड शॉ को चिट्ठी लिखी, भैया वो भाषा सिखाओ मुझको जिसको तुम कह रहे हो कि भविष्य की भाषा है। तो भाषा सीखी उन्होंने और फिर बर्नार्ड शॉ को लिखा कि भाषा चलेगी नहीं, ये तुम लोगों के मन की बात है, लेकिन ये चलेगी नहीं, क्योंकि भाषा चलने के लिए क्या क्या होना चाहिए वो सब समझाए। कहने की गरज ये है कि ये संभव है कि एक आदमी कई सारी भाषाएं जाने, और जितनी ज़्यादा भाषाएं तुम जानोगे उतने तरह से तुम हिंदुस्तान को पहचान पाओगे। तो वो जो दो बातें गांधी जी ने कही थी, वो दो बातें हमारे लिए दिशा की तरह हैं कि भाई आज़ादी को अगर पूरा करना है तो ये सारे भी हिस्से हैं जिनको जोड़ करके हमको अपनी योजना बनानी है। और देश की भाषा के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में, देश की परंपराओं के बारे में समझ भी बनानी है अपनी, और उसको सम्मान के साथ देखना भी है। ये भी आज़ादी की एक पहचान है। इसलिए जब हम कहते हैं कि गांव की तरफ जाना है, तो गांव तो सिंबल है ना। आबादियां तो शहर में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन गांव क्या है? गांव हमारी जड़ है, जहां हम सब की जड़ है। चाहे हम कई पीढ़ियों से शहर में रहते हों, लेकिन जड़ हमारी गांव में है, क्योंकि हम लोग औद्योगिक सभ्यता की संतानें हैं। औद्योगिक कहता हूँ, खेतीहर सभ्यता की संतानें हैं। खेत से शुरू हुआ है सभ्यताओं का, की शुरुआत ही खेत से हुई है, ज़मीन से हुई है। इसलिए गांव में जब हम रहते हैं तो अपने सहज रूप में रहते हैं,
जहाँ हमारी जड़ है, हमारे रिश्ते हैं, हमारी परंपराएं हैं, उन सब से जुड़कर हम अपने गांव में रहते हैं। उखड़ गए हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि उखड़े नहीं हैं, योजना पूर्वक उखाड़ दिए गए हैं। क्योंकि जो औद्योगिक क्रांति हुई दुनिया में, अभी लंबा नहीं करूँगा मैं उसको, लेकिन ये सब भी समझने की ज़रूरत है कि एक औद्योगिक क्रांति हुई दुनिया में जिसका केंद्र इंग्लैंड में था, जहाँ से मशीनें शुरू होती हैं, जहाँ से पहला भाप का इंजन बनता है। ये जो मशीनें आई दुनिया में, उस औद्योगिक क्रांति ने ये समझा कि ये आदमी अगर गांव में रहेगा, इकट्ठा रहेगा, अपनी परंपराओं में, अपनी जड़ों में रहेगा, तो ये हमारे काम नहीं आएगा, हमारे मन माफिक काम करेगा नहीं। इसको महीने की तनख्वाह देकर इससे 30 दिन निचोड़ कर काम लेना संभव नहीं अगर ये गांव में रहेगा तो। इसलिए उसने योजना बनाई और कारखाने बिठाने शुरू किए गांव से कहीं दूर, और हम लोगों को उखाड़ उखाड़ कर कारखाने तक ले गया। कारखाने के अगल बगल में बस्ती बना दी, टाटा की बस्ती बन गई। जमशेदपुर नाम का शहर है बिहार में, वो पूरा टाटा के कारखाने के गिर्द गिर्द में बसा हुआ शहर। जब तुम अपनी जगह से जड़ से उखड़ कर आ गए वहाँ, तो अब उनकी मुट्ठी में आ गए। अब तुमको सैलरी देते हैं, तुमको रहने का एक घर भी देते हैं। घर के भी क्लासिफिकेशन है, बड़े बाबू का घर कैसा, छोटे बाबू का घर कैसा, मजदूर का घर कैसा, सब बनाया हुआ है। उसी में जाकर तुमको फिट हो जाना है। तुम कुछ बदल नहीं सकते हो, तुम कुछ नया नहीं कर सकते हो। एक बनी हुई मशीन में एक पुर्जा की तरह तुम फिट कर दिए जाओगे। ये औद्योगिक क्रांति है। उसने आदमी को गुलाम बनाने के लिए अपनी जगहों से उखाड़ दिया। तो एक गुलामी तब आई थी जब ईस्ट इंडिया जैसी कोई कंपनी आई और उसने भारत के राजाओं को हराया और इस पर कब्जा कर लिया। समय बदल गया। अब इतना आसान नहीं है कहीं उतनी दूर से आकर के कितने बड़े देश को लड़के हराना और उस पर कब्जा करना बड़ा मुश्किल काम है। तो उस गुलामी ने अपना रूप बदला। उसने क्या कहा, कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि आदमी जहाँ है वहीं गुलाम बना कर रखा जाए, इतनी दूर क्या करना। तब ये औद्योगिक क्रांति हमारे सामने आई। ये मिल, कारखाने, दफ्तर, ऑफिस, सरकार वगैरह वगैरह सब बनने लगी। पहले सरकार का ये रूप नहीं था, कोई दूसरे तरह की सरकार होती थी राजाओं के ज़माने में। रूप वही रहा, लेकिन चीज़ें बदल दी उन्होंने। अब हम और भी ज़्यादा गुलामी में जकड़ गए। इसलिए गांधी या उनके रास्ते सोचने वाले जो क्रांतिकारी हैं वो कहते हैं कि नहीं, आदमी को अपनी जड़ की तरफ वापस जाना पड़ेगा, तभी आज़ादी की लड़ाई हो सकती है। इसीलिए गांव की तरफ लौटो। तो गांधी जी के एक बड़े शिष्य थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने गांधी जी को लिखा कि आप क्या बकवास करते हैं, मैं भी भारत के गांव में जाता हूँ। गांव है क्या, अंधेरे में डूबे हुए, अज्ञान में डूबे हुए गोबर के ढेर की तरह हैं। इनके वजह से कौन सी नई चीज़ बन सकती है जो आप बार बार कहते हो गांव की तरफ जाओ। तो गांधी जी ने उनको लिखा कि मैं जिस गांव की कल्पना करता हूँ वो गांव आज धरती पर है नहीं। मैं तो एक ऐसे गांव की कल्पना करता हूँ जिसमें हर तरह की सुविधा जो मनुष्य को जीने के लिए ज़रूरी है, हर तरह का ज्ञान जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, वो सब जहाँ उपलब्ध होगा, लेकिन परस्पर सहयोग से होगा। मैं ऐसे इकाई की कल्पना करता हूँ जिसको मैं गांव कहता हूँ। इसलिए मेरी कल्पना के गांव तो मेरी कल्पना में ही है, लेकिन वो कल्पना साकार इन्हीं गांव में होने वाली है जिसको तुम गोबर के ढेर कहते हो। इसलिए हम गांव की बात करते हैं। इस बात को खूब सफाई से समझिए। ये गांव जो हैं ये नए प्रारंभ के केंद्र हैं, क्योंकि यहीं पर हम सब की जड़ें हैं। ये लड़ाई है, अगर समझनी हो तो ये लड़ाई है आदमी को अपनी जड़ों की तरफ वापस ले जाना और उसको आज़ादी का केंद्र बनाना। अभी एक वोट मिला है हाथ में, कैसा मिला है, क्या मिला है, वो कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबको एक वोट दिया गया है।
हम जाकर बटन वटन दबाते हैं, अब तो बेचारा दबाने से भी कुछ नहीं होता है, लेकिन दबाते हैं और सरकारें बदलते हैं वगैरह वगैरह होती है। ये थोड़ा सा नीचे से पकड़िए इस आपके हाथ के स्क्रैच से। मेरी इसकी बहुत दुश्मनी है। मैं हमेशा कहता हूँ भाई बोलना चाहते हो तो स्टैंड पर लगा के, तो हम हाथ में भी पकड़े और बोले भी बहुत मुश्किल था। ठीक है। तो इसलिए लड़ाई क्या है इसको समझ लेने की ज़रूरत है, और ये बड़ी एकदम साफ सामने है, कहीं दूर नहीं है, एकदम दिखाई देती है। इसीलिए इसी गांव की राख में, धूल में ये नेता लोग घूमते हैं 15 दिन 20 दिन चुनाव का प्रचार करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि सत्ता तो यहीं से निकलेगी, इन्हीं लोगों के बीच में से निकलेगी, इसलिए ये लोग इस तरह का काम करते हैं, इसलिए गाँव भटकते हैं। लड़ाई का ये स्वरूप है जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा फिर जब भी समय रहेगा तब। लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये बात अभी से दौड़े कि इस तस्वीर में हम कहाँ बैठते हैं। अगर ये तस्वीर है तो आपको समझ में आई क्या? आप इसमें अपना कोई रोल देख पाते हैं क्या? तब हमने जो पहला प्रश्न आपसे क्यों, कैसे और क्यों, क्या कहा था मैंने? क्या, क्यों और कैसे, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो अभी से आप सोचेंगे तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। कोई भी चीज़ हम जब बनाते हैं तो क्या करते हैं? पुरानी चीज़ को तोड़ते हैं तो नई चीज़ बनती है कि नहीं है? हमेशा कहते हैं भाई कुछ बनाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो क्रांति के इतिहास में भी आप पढ़ेंगे कि पुरानी व्यवस्था को तोड़ना और तोड़ देने के बाद नई व्यवस्था को खड़ी करना, ये क्रांति की प्रक्रिया रही है। मैंने कहा था आप लोग नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा बात करने में। ये प्रक्रिया है क्रांति की। तोड़ेंगे, तोड़ते हुए चले जाएंगे, और फिर जब ताकत आ जाएगी तो जोड़ करके नया खड़ा करेंगे। इसमें बड़ी घपला, बड़ा मुश्किल हुआ। जो बात देवेंद्र जी अभी कह रहे थे हम लोगों से, उसी बात को मैं आपको दूसरी तरह से कह रहा हूँ कि समाज में सिर्फ आप ही नहीं हो, दूसरे लोग भी हैं। समाज में सिर्फ देवेंद्र नहीं है, और भी कई इंद्र हैं जो रात दिन हमको समझाते हैं कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम ठीक ठाक चल रहा है ना? प्रधानमंत्री हर दिन बोलते हैं देश आगे बढ़ा जा रहा है, इतना आगे बढ़ा जा रहा है कि देश पीछे रह गया, वो आगे चले गए। तो देश आगे बढ़ा जा रहा है कहने वाले लोग भी हैं, ये समझाने वाले लोग भी हैं कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, गड़बड़ क्यों कर रहे हो। अभी कल मैं दिल्ली में जिस कार्यक्रम में था, वो कोई 60 दिन की एक यात्रा थी जो राजघाट बनारस से शुरू हुई, पद यात्रा, और चलते हुए कल राजघाट दिल्ली पहुँचे। क्या क्या बात थी वो नहीं कहता हूँ, लंबी बात हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं जहाँ भी आप इस तरह का कार्यक्रम करते हो तो पुलिस से परमिशन जाना पड़ता है। तो पुलिस के यहाँ गए कहने के लिए कि भाई राजघाट पे हम प्रार्थना करने वाले हैं। तो बोला क्यों राजघाट पे क्यों आइएगा प्रार्थना करने? हमने कहा प्रार्थना करने की जगह यही है, गांधी जी की समाधि पे प्रार्थना नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? बोले नहीं राजधानी क्षेत्र में मना है। हमने कहा गांधी जी के यहाँ प्रार्थना करना भी मना है, तो आप क्यों प्रार्थना करना चाहते हो? तो हमारे एक साथी ने कहा कि भाई समाज में शांति बनी रहे, सद्भावना हो, सब लोग सुखी संपन्न रहें, इसकी प्रार्थना करना चाहते हैं। तो बोले आज नहीं है, इतनी तो शांति है, हम तो कहीं चूं चौपड़ भी नहीं होने दे रहे हैं, सब शांत है, तो आप किस शांति की बात कर रहे हैं? ऐसा समझाने वाले लोग भी हैं समाज में। तो उस प्रक्रिया में जो मैंने आपसे कहा तोड़ करके आगे निकल जाना और फिर बाद में आकर के नया बनाना, उस प्रक्रिया में गड़बड़ क्या होने लगी कि जब तुम तोड़कर आगे जाते हो तो ये जो दूसरे तरह की ताकतें हैं वो तुम्हारे तोड़े हुए को अपनी तरह से बना देती हैं। फिर जब तुम लौट कर आते हो तो पता चलता है अरे यहाँ तो दूसरा महल खड़ा हो गया है, तब तुमको समझौते करने पड़ते हैं। गांधी जी ने कहा नहीं, ये प्रक्रिया ठीक नहीं है।
मैं जिस प्रक्रिया की बात करता हूँ उसमें तोड़ना और बनाना साथ साथ चलेगा। यानी नए मूल्य समाज में डालते रहना पड़ेगा, पुराने मूल्य तोड़ते रहना पड़ेगा। ये साथ में चलने वाली प्रक्रिया है। गांधी जी दुनिया के वो अकेले क्रांतिकारी हैं पूरे क्रांति के इतिहास में जो गुलामी में बैठा हुआ है, गुलामी से आज़ाद होने की लड़ाई लड़ रहा है, अंग्रेज़ों को हटाने की। लेकिन किताब लिख रहा है कि मेरा देश आज़ाद होगा तो शिक्षा कैसी बनेगी, हाँ उसकी किताब लिख रहा है। अरे आज़ाद भी नहीं हुए हो, आज़ादी कहीं दूर दूर तक दिख भी नहीं रही है, तुम क्यों बना रहे हो ये किताब? कहते हैं नहीं, मेरा देश जब आज़ाद होगा तो उसके पास एक ब्लूप्रिंट तो होना चाहिए कि भाई शिक्षा कैसी बनाएंगे। वो कहते हैं हमारे सरकार बनेगी, कोई सरकार तो होगी, वो रहेगी कैसे, उसका नक्शा बनाता हूँ। आप कल्पना कर सकते हो वो आदमी उस समय सोच रहा है जो आज़ादी कहीं दिख भी नहीं रही है कि नहीं आज़ाद होंगे तो फला फला बात करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं तोड़ने के साथ साथ जोड़ने का नक्शा भी सामने रखते जाना। इसलिए लड़ाई अंग्रेज से लड़ रहे हैं और दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हरिजनों का मंदिर में प्रवेश होना चाहिए। अरे हरिजनों का मंदिर प्रवेश से आज़ादी का क्या लेना देना? लेकिन वो कहते हैं गंदे मन से आज़ादी में कैसे आओगे? मन साफ करो, इंसान को बराबर समझना सीखो। कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर ऐसा क्यों हो जिसमें कोई इंसान प्रवेश नहीं कर सकता हो? तब वो मतलब क्या हुआ? तो कह दिया आज से मैं किसी मंदिर में जाऊंगा नहीं जिस मंदिर में हरिजन नहीं जा सकता। तो मंदिर में जाना बंद कर दिया। क्यों? देश का मन नया बनना चाहिए। आज़ाद होंगे तो मन का भी तो कुछ कोना आज़ाद रहे। गुलाम का मन लेकर के आज़ादी में जाओगे कैसे? इसको कहते हैं तोड़ना और बनाना साथ साथ चलाना। ये एक नई क्रांति की प्रक्रिया है जिसको गांधी ने हमारे सामने रखने की कोशिश की। जितने तरह के प्रेरणाएं कहो, अगर कठिन शब्द न लगे तो, जितने तरह की चीज़ों से मनुष्य प्रेरित होता है, दो प्रेरणाएं। हाँ मतलब जितने तरह की प्रेरणाएं हैं, प्रेरणा नरवाल और प्रेरणा देसाई। ठीक ठीक है ठीक। गांधी कहते हैं कि एक मनुष्य जितने तरह की चीज़ों से प्रेरित होता है उन सब को छूने वाली प्रक्रिया बनानी पड़ेगी। एक काम कर देने से नहीं होगा। सिर्फ कोई कहे कि भाई बहुत शोषण होता है इसलिए आर्थिक क्रांति हो जानी चाहिए, तो गांधी कहते हैं जरूर हो जानी चाहिए, लेकिन आर्थिक क्रांति को पचाने वाला समाज भी बनाना पड़ेगा। समाज पुराना बना रहे और तुम आर्थिक क्रांति नहीं कर दोगे तो उसको जगह ही नहीं मिलेगी समाज में। उसको स्वीकार करने वाला समाज बनाना पड़ेगा। तो जितने तरह की प्रेरणाएं हैं, तो कितने तरह की प्रेरणाएं हैं मोटे तौर पे दिखती हैं। आप अपने मन में इसकी कल्पना करो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको छूती हैं, जो हमको लगता है कि भाई ये बदलना चाहिए। उन सब में बदलाव करेंगे तो क्रांति पूर्ण होगी। सिर्फ एक अंग्रेज को हटा देने से क्रांति नहीं होती है, आज़ादी भी नहीं आती। ये गांधी जी ने कहा भी और हम अनुभव भी कर रहे हैं कि आज़ाद तो हुए फिर भी आज़ाद नहीं हुए। मतलब समग्र नज़र अपनी होनी चाहिए चीज़ों के बारे में। उस समय 7 लाख गांव थे, कि जैसे हरियाणा के हर गांव के लिए एक आदमी तैयार कर रहे हैं। जब आज़ादी हमको मिली तो भारत के 7 लाख गांव थे, तब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो गांधी जी ने कहा कि ये 7 लाख गांव में मुझको 7 लाख जिंदा शहीद खोजने हैं। शब्द याद करो, शहीद नहीं खोज रहे हैं। शहीद तो शहादत हो गई, ख़त्म हुआ। वो कह रहे हैं जिंदा शहीद चाहिए, यानी जो शहीद की भूमिका में रोज दिन काम करेगा कि ख़त्म हो जाएंगे तो हो जाएंगे, इस काम से हटना नहीं है। जिंदा शहीद उनके ही शब्द हैं, इसलिए जोर से कह रहा हूँ।
मुझको 7 लाख गाँव के लिए 7 लाख जिंदा शहीद इकट्ठे करने हैं। कांग्रेस की बात मैं नहीं जानता हूँ, कांग्रेस जानेगी उसको रहना है कि नहीं रहना है। आज़ादी मिल गई, कांग्रेस का क्या काम है। लेकिन कांग्रेस वाले अगर कांग्रेस रखना चाहते हैं तो वो जाने। मेरा मिशन अब यह है कि आज़ाद भारत के 7 लाख गाँवों में 7 लाख ऐसे आदमी खड़ा कर दूँ जो मनुष्य की संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी बात में समझौता करने को तैयार नहीं है। ये काम है जो करना है, जिसकी एक कड़ी है, जिसके लिए देवेंद्र जी आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, जिसके लिए मैं देवेंद्र जी का दीवाना बना हुआ हूँ। जहाँ जाता हूँ मैं उदाहरण देता हूँ कि हम लोग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। एक और लड़का है जिस दिशा में काम कर रहा है, वो कहाँ तक पहुँचा है, उसके क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसलिए भी मैं अपने साथियों को मैंने आज यहाँ आने के लिए कहा, जो वर्धा में हमारे साथी हैं, कि आकर बैठो और सुनो ये प्रयोग क्या हो रहा है, कहाँ पहुँचा है, क्या निष्कर्ष हैं, कहाँ कमी दिखती है। क्योंकि हर प्रयोग कदम दर कदम ही चलता है, सीधे शिखर पर नहीं पहुँच जाता है। तो बहुत बड़ा प्रयोग है, लोकतंत्र को असली बनाने का प्रयोग है। लोकतंत्र 2 शब्दों के मेल से बना है, लोक और तंत्र। इसको जोड़ते हो तो लोकतंत्र होता है। यानी 2 ताकतें हैं इसमें, एक लोक की ताकत है और एक तंत्र की ताकत है। इन दोनों का मेल हो तो लोकतंत्र बनता भी है और चलता भी है। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि लोकतंत्र में तंत्र जो है वो राक्षस की तरह बड़ा हो गया है, जिसको देखकर डर लगता है, और लोग जो है वो सिकुड़ते सिकुड़ते कहाँ चला गया है उसको खोजना पड़ता है। तो एक ऐसे गाड़ी की कल्पना करो जिसका एक चक्का इतना बड़ा हो और एक चक्का इतना बड़ा हो, तो गाड़ी चलेगी? गाड़ी को ठीक से चलने के लिए ज़रूरी है कि दोनों चक्के उसके बराबर हों। ऐसा बेमेल चक्के वाला लोकतंत्र हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक तंत्र है जो रोज़ दिन ज़्यादा से ज़्यादा ताकत अपने हाथ में खींच रहा है, और हम लोग भी ताली बजाते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। सरकार मजबूत होनी चाहिए, सरकार जितनी मजबूत होगी हम उतने कमज़ोर होंगे। ये अजीब सा रिश्ता है। ताकत जहाँ इकट्ठी होगी, केंद्रित होगी, बाकी सब जगहों से ताकत खींचकर वहाँ चली जाएगी। इसलिए इस तंत्र की ताकत से लड़ना, इस तंत्र की ताकत को छीनना, और अपने लिए नहीं छीनना, पूरे समाज में बिखेर देना इस ताकत को, ऐसा कोई तंत्र बनाना है। कैसे बनेगा, कैसे होगा, इसकी एक शास्त्र है बना हुआ, उसकी भी चर्चा हमको करनी चाहिए, कैसे ये किया जा सकता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, आपके सोचने के लिए सवाल छोड़ देता हूँ आपके बीच में, कि हम लोगों को तुम कहते हो पिछले 70-72 साल से कि भाई आइए और हमारे पार्टी के 5 लोग खड़े हुए हैं, इसमें से एक को वोट दीजिए, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा, वगैरह वगैरह। यानी तुम हमारी इतनी अकल समझ मानते हो कि हम सही आदमी का चुनाव कर सकते हैं। तुमने जिनको खड़ा किया है, हमसे तो पूछा नहीं। चाहे कांग्रेस खड़ा करे, राहुल जी खड़ा करे, मोदी जी खड़ा करे, जो कोई खड़ा करे, वो तो आपस में तय करके खड़ा करते हैं ना। तो हमसे कहते हैं भाई 4 जोकर खड़े कर दिए हैं, इसमें से कौन सा जोकर पसंद है तुमको? मैं कहता हूँ भाई कभी हमको भी जरा जोकर चुनने का अधिकार तो दे दो। अगर हमको इतनी अकल है कि हम तुम्हारे जोकरों में से पसंद कर सकते हैं, तो हम अपना जोकर खुद ही खड़ा कर लेते हैं ना। ये क्यों नहीं हो सकता? ये हो सकता है ना। हमको अगर कहें कि भाई आप ही अपना उम्मीदवार चुन लो, तो मैं हमेशा कहता हूँ जिसका वोट उसका उम्मीदवार, ये लोकतंत्र का अगला कदम। कैसे होगा? लोग हमसे बहस करते हैं आकर के कि ये तो बेवकूफ़ी भरी बात आप कर रहे हो, लोग कैसे अपना उम्मीदवार चुन सकते हैं? उसकी एक पूरी प्रक्रिया हमने बताई, समझाई उनको, देखो इस तरह से कर सकते हैं। दुनिया में कई जगह इसके छोटे छोटे नमूने हैं। मैंने अपने देश में कम से कम 4 प्रयोग मैंने किए हैं कंस्टिट्यूएंसी में जाकर के, लोक उम्मीदवार कैसे खड़ा किया जाए, जिसका वोट है उसका उम्मीदवार होगा।
इसमें से उसकी ताकत थोड़ा हम छीनते हैं। तो एक एक कदम क्या क्या सोचा जाए जिससे वो जो ताकत केंद्रित हो गई है वहाँ, वो जनता के बीच में जाए, लोग निर्णय करने लगें, लोग सोचने लगें। ये लोकतंत्र का अगला स्वरूप है, जो लोग को ताकत को बड़ा बनाएगा, तंत्र की ताकत को कम करेगा। तंत्र किसका है ये बहुत महत्व का नहीं है, कभी कभी महत्व का हो जाता है, जैसे अभी हो गया, क्योंकि मैं रात दिन इस कोशिश में हूँ कि इस तंत्र को उखाड़ फेंकना है, इसलिए कि ये नीम के ऊपर करेला चढ़ा हुआ है। तंत्र अपने आप में नीम का पेड़ है जिसको हम काटने में लगे थे, उसमें करेला और चढ़ गया। तो क्या करे, करेला तो पहले काटो। तो वो भी होता है, लेकिन तंत्र अपने आप में ही करेला है, उसका विकल्प ढूंढना है। लोग को इतना मजबूत बनाओ कि वो तंत्र की ताकतें अपने पास ले लें। मान लो, कल्पना करके सोचो कि जितनी सत्ता केंद्रित है दिल्ली में या बम्बई में, जितनी संपन्नता केंद्रित है, पैसा जितना उनके हाथ में है, जितने अधिकार उनके हाथ में हैं, वो सब निकल जाए वहाँ से, तो कोई वहाँ टिकेगा? तुम कल्पना करके खुद ही सोच के देखो। अगर कल को ये हो जाए कि वहाँ पर कोई पावर नहीं है, वहाँ पैसा भी नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सबके पास आना होगा, भैया तुम प्रधानमंत्री बन जाओ कुछ समय के लिए। कहेगा नहीं नहीं, मैं नहीं बनूंगा भैया, मैं कौन झंझट में पड़ूं। और आज मार है प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि मालूम है कि वहाँ चाबी है जो अपने हाथ में आ जाएगी। फिर जो चाहो करो, राम मंदिर बनाओ, मस्जिद तोड़ो, मस्जिद बनाओ, मंदिर तोड़ो, सब चलेगा, क्योंकि चाबी अपने हाथ में है। हम कह रहे हैं वो चाबी जो है वो दरअसल में हमारी है, तुमने वहाँ दबा ली है। वो निर्णय की चाबी, वो संपन्नता की चाबी, वो रिसोर्सेज की चाबी सब गांव में अगर पहुंच जाए, तुम कुछ नहीं रहोगे। इतने सारे प्रश्न हैं जिनके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना है, एक एक कदम तय करना है। उससे भी जो बड़ी बात तय करनी है वो है अपनी प्रतिबद्धता तय करनी है। ये बात अगर समझ में आती है, ये प्रेरित करती है, इसमें तुमको स्वाभिमान दिखाई देता है, तो फिर दूसरा रास्ता कैसे पकड़ सकते हैं? जिंदगी निकल जाती है। क्रांतियाँ जो हैं वो ऐसे बैठे बैठे होती नहीं हैं, लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, तो परिवर्तन का एक पन्ना खुलता है। इसीलिए मैंने कहा, आज़ादी की जो लड़ाई हुई 48-47 में जो मिला हमको, उसको छोटा नहीं समझना, बहुत बलिदानों पर आई है। उतना सा परिवर्तन लाने के लिए इतने बड़े बलिदान करने पड़े। तुम तो इतना बड़ा लाना चाहते हो, देवेंद्र लाना चाहते हैं कि मुश्किल लगती है कि होगा कैसे। लेकिन ये बात अगर समझ में आ गई तो चुटकी में हो जाएगा। इसीलिए ये शिविर होते हैं। समझ ही समाधान। तो समझ की जो तलवार है, वो तलवार इतनी तेज और मजबूत होनी चाहिए कि एक ही वार में गर्दन कटे। ऐसी तलवार लेकर घूमने से क्या फायदा जो मारने से काटती भी नहीं हो। तो अपने विचार इतने शार्प, इतने मजबूत और उसकी अभिव्यक्ति इतनी सुंदर होनी चाहिए कि सामने वाला समझे कि तो हथियार दे गया मुझको, अभी चलाना भर बाकी है। तो बस अभी यहाँ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इसको सोचिएगा, इसको हम लोग और चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद। हाँ। खाना तैयार है क्या? अब कुमार प्रशांत जी को हम तो खैर क्या ही कहें, मतलब एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद अर्पित करते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कुमार जी ने बोला है जिससे आप सहमत नहीं हैं? कोई पॉइंट से सहमत नहीं है। कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर अपनी ट्रेनिंग्स में चर्चा नहीं हुई है? सब पर हुई है। यानी कि
आधा काम हमने आपका कर दिया है, मतलब इस पे चर्चाएं हो चुकी हैं। समझ का तलवार थोड़ा तीखा करने का है इधर का, इसीलिए 7 दिन हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, धार लगा रहे हैं। तो धार लगाने पे तलवार उठा लाए हैं, उसका साइज चेक हो चुका है, तलवार चलाना सीख रहे हैं और धार तेज कर रहे हैं। वो धार तेज करने के लिए वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारे पास नहीं था, वो इसीलिए बुलाए गए हैं, कोई दिल्ली से, कोई बेंगलोर से, कोई अकोला से, कोई कहीं से। वो आप लोग हमको घिस करके हमें तेज करेंगे और फिर जैसे आप चलाएंगे, जिसको काटना चाहते हैं काटने के लिए सारी तलवार हाजिर हैं। हाजिर हैं? अरे हैं कि नहीं हैं? एक बार बताना, भारत के हुंकार है, भारत के हुंकार है। देख लियो, अगर सामने से कोई आया तो हिसाब बराबर कर दिया जाएगा, है ना। लेकिन सबसे पहले एक बात याद रखनी होगी, ये क्रांति जो घटित हो रही है ये भीतर होगी, आंतरिक होगी, चेतन मन में, अवचेतन में, आत्मा में है, जुड़ से भीतर का जुगाड़ है, इस खाल से अंदर के। बाहर शांति होगी, अंदर प्रेम होगा। और क्योंकि लड़ाई सत्य की है और सत्य पर अपना पूरा जीवन खपाने वाले महात्माओं की भूमि पर और उनके चरणों में हम लोग बैठे हैं। इसलिए हमको यह मालूम है कि सत्य एक है, अलग हो ही नहीं सकता। अगर गांधी ने सत्य पर काम किया है और भगत ने सत्य पर काम किया है और कुमार भाई सत्य की बात करते हैं, आप सत्य की बात करते हैं, मैं सत्य की बात करता हूं, अगर बात सत्य की हो रही है, तरीका कहने का कितना ही अलग हो, लेकिन सत्य केवल एक होगा। किसी की जबान से निकले, किसी दौर में निकले, किसी तरह से निकले, सत्य एक ही होगा। उसको पाने की अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। मानते हैं आप इस बात को? वो एक ही है। इसीलिए आपको किस किस को ये लग रहा था कि कुमार भाई तो हमारी ही बात कर रहे हैं कि हमको क्या करना है पहले से ही तैयार कर रहे हैं, लग रहा था। ओ सिसोदिया जी कह रहे, अरे ये कुमार जी हमको सुन ही रहे थे क्या 3 दिन से? यही हो रहा था मन में। आपके भी किस किस के थे मन में यही हो? हाँ बोलोगे जरूर आप, मुझे पता है। यहाँ पे हाँ चलते रहो मैं करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में जब हमने प्रवेश किया तो हमने ऐसे माध्यम से शुरू किया, गांधी के प्रति हमारे अंदर वह घृणा भरी गई। आरएसएस में थे। लेकिन जिस दिन हमने राजीव दीक्षित को सुना, भाई राजीव दीक्षित जी को, तो उन्होंने गांधी के बारे में भी हमको नकारात्मक से सकारात्मक किया। तो राजीव दीक्षित को सुनने के बाद हम गांधी जी को इतना ही जानते थे जितना राजीव भाई ने हमको बताया। लेकिन आज जब हमने प्रशांत जी को सुना तो आज हमको यह लगा कि गांधी जी का जो काम रह गया है, बीच में जो छूट गया, हम तो उस गांधी जी के काम पर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये आज प्रशांत जी को सुन करके हमको लगा कि हम तो जो भारत की अधूरी आज़ादी या वो रह गई उसको पूरा करने में हम उस रास्ते पर चल रहे हैं।